हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं आपके क्लास 10th का साइंस पार्ट 2 का सबसे पहला लेसन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इस चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है हेरिडिटी और एक है इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, हेरिडिटी में इस बीट में हम लोग एग्जैक्टली क्या सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सीखेंगे कि हेरिडिटी क्या है, ठीक, हेरिडिटरी चेंजेस और हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो हेरिडिटी वाला हिस्सा है वो उन लोगों ने सिर्फ 2 पेज का दिया है, पेज 1 एंड पेज 2। इस बीट में हम लोग एग्जैक्टली हेरिडिटी वाले पार्ट में हमको क्या सीखना है कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटरी चेंजेस क्या है एंड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कैसे होता है, उसके पीछे कौन सी प्रोसेस या कौन सी फिनोमेना इन्वॉल्व है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। ठीक, तो हेरिडिटरी चेंजेस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट नोन एज हेरिडिटी। और इवोल्यूशन में क्या है बेटा, इवोल्यूशन में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे सारी चीजें इवॉल्व हुई है और इवोल्यूशन से रिलेटेड एविडेंसेस क्या है। ठीक, एविडेंसेस, इन पार्ट्स को हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स इस पूरे चैप्टर में। कहना चाहूंगा सबसे पहले तो इस वीडियो में हम लोग आज जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, प्लीज इसको एंड तक देखिए। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आपके पेज नंबर 1 पर आए हैं और पेज नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कैन यू रिकॉल करके कुछ चीजें दी है कि जो आपने पास्ट में सीखी है, लेकिन उसके आधार पर आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस, जो हमारा सेल होता है, सेल के एकदम बीच में कौन प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल के बीच में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस का कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है, विच कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है वो है बेटा डीएनए। कौन है बेटा, डीएनए। डीएनए कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट कौन है, डीएनए, विच कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बेटा। तो आपका सबसे पहला जवाब ये है। ठीक, अगला सवाल है, आपको पूछा गया है व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजीनी। पेरेंट्स टू प्रोजीनी यानी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी अगली जनरेशन, यानी पेरेंट्स है तो उनका बच्चा। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है बेटा, तो उसको कहा जाता है हेरिडिटी। क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है बेटा। ठीक, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक, तीसरा सवाल है विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तीसरा सवाल जो आपको पूछा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बेटा। क्या पूछा है आपको, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। कौन से होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बेटा, डीएनए मॉलिक्यूल is made up of building blocks
building blocks called as nucleotides. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. थोड़ा सा रिकॉल करूंगा डीएनए क्या है. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. समझाना चाहूंगा, सपोज ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे फ्रेंड्स, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड इज एंटी पैरेलल एंड इज लाइक अ ट्विस्टेड लैडर. ठीक, ये तो मैंने आपको ओरली कहा, मगर डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है, किन चीजों को मिलकर डीएनए बना है. बेटा डीएनए इज मेड अप ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए इज मेड अप ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स एंड ईच न्यूक्लियोटाइड is made up of 3 components. Each nucleotide is made up of 3 components. कौन से 3 components बेटा? सबसे पहले होता है फॉस्फेट ग्रुप. 1 फॉस्फेट ग्रुप या अफॉस्फेट ग्रुप आप लिखो उसको. पहला कंपोनेंट है अफॉस्फेट ग्रुप. दूसरा कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो है शुगर मॉलिक्यूल. अशुगर मॉलिक्यूल यानी एक शुगर मॉलिक्यूल. शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज बेटा. कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज. और तीसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या नाइट्रोजिनस बेस. ठीक, क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखिए. डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो एंटी पैरेलल होता है और हर एक स्ट्रैंड काय का बना है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स किसके बने होते हैं? ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बने होते हैं, जिनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो एंटी पैरेलल अरेंज्ड होते हैं. ठीक, अब बेटा न्यूक्लियोटाइड जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसे अनेक बिल्डिंग ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाता है? डीएनए. डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 strands which are anti-parallel and these 2 strands are made up of building blocks called as nucleotides. Every single न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से देखिए. बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियोटाइड का. और ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं और 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को मिलकर आपका डीएनए बनता है. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए? मैं कहूंगा डीएनए इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. And what about nucleotides? Each nucleotide is made up of 3 components: a phosphate group, deoxyribose sugar molecule, and one of the nitrogenous base. अब यहाँ पर एडेनाइन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, या साइटोसिन. हमने 9th में सीखा है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. ठीक, तो each nucleotide is made up of 3 components. One is a phosphate group, one is a sugar molecule, which sugar molecule? Deoxyribose, and a nitrogenous base, maybe one out of the 4: adenine, guanine, thymine or cytosine. And these 3 components together make one nucleotide, and many nucleotides together make one strand, and such 2 strands anti-parallel ट्विस्टेड मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल बेटा. तो दिस इज व्हाट हमने आपके तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश किया बेटा. अब हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का या हेरिडिटरी चेंजेस का. ठीक,
हेलो फ्रेंड्स, अब सीखेंगे हमारा पहला बीट डिटेल में जो है हेरिडिटी। फ्रेंड्स, हेरिडिटी सीखने के पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर जीन्स। ठीक, जीन क्या होते हैं? जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अब इसको इमेजिन अगर करना है तो कैसे करोगे आप? बेटा, अगर एक सेंटेंस ध्यान से सुनो, इफ डीएनए इज अ लाइब्रेरी, इमेजिन इफ डीएनए इज अ लाइब्रेरी, देन जीन इज अ बुक। जीन इज अ बुक। इफ डीएनए इज अ लाइब्रेरी, देन जीन इज अ बुक। एंड डेफिनेशन, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बेटा, पढ़ते पढ़ते ही उसको याद करने का भी कोशिश करिए। ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, यानी पापा से बेटा, बेटे से उसका बेटा, कुछ इस प्रकार से। ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स from one generation to the other or from parents to offsprings. Transfer of biological characters from one generation to the other or from parents to offsprings to their offsprings via genes is called as heredity. Heredity का मतलब क्या है बेटा? The transfer of what? Biological characters from one generation to the other or from parents to their offsprings via genes. via क्या बेटा? via genes is called as heredity. डेफिनेशन जैसे का वैसा लर्न होना चाहिए बेटा। सारी चीजें आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जीन्स क्या है? जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इमेजिन इफ डीएनए इज अ लाइब्रेरी, then gene is a book. Okay, what is heredity? Transfer of biological characters from parents to offsprings or from one generation to the another is called as via genes is called as heredity. Now, third point, genes are carried via chromosomes. Note that genes are carried via chromosomes. आपके क्लास 10th के हिसाब से आपके लिए जो चीज जरूरी है सारी चीजें आपकी कवर की जाएंगी। बेटा, ध्यान से नोट करिए हर वो चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जीन्स आर कैरीड वाया क्रोमोसोम्स। ठीक, अब बेटा हेरिडिटी साइंस पर बहुत पढ़ाई किया, लोगों ने उसकी बहुत स्टडी की और उसके हमारे लिए फायदे क्या है? द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर। साइंस ऑफ हेरिडिटरी स्टडी करके हमको क्या मिलता है? हेरिडिटी का पढ़ाई करके हमको विज्ञान को क्या मिला बेटा? द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। बेटा, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं और इनका अगर डायग्नोसिस करना है, इनका ट्रीटमेंट करना है, इनको प्रिवेंट करना है, तो किसका पढ़ाई करना जरूरी था या किसके मदद से ये हुआ? साइंस ऑफ हेरिडिटी के मदद से। The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders. Then third thing is production of hybrid varieties of plants and animals. Hybrid varieties यानी more efficient varieties than the natural ones. ठीक, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी साइंस ऑफ हेरिडिटी की मदद हुई है। And in industrial processes like fermentation and all, in which microbes are used. So these four are the uses of study of science of heredity. The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders. Then in production of hybrid varieties of plants and animals. And the last one is in industrial processes which include microbes. ठीक, this is what the use of science of heredity. ठीक है बेटा, अभी हम लोग बात किए हेरिडिटी का, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेरिडिटरी
चेंजेस का, हेरिडिटरी चेंजेस क्या होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, हेरिडिटरी चेंजेस। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये 3 पॉइंट्स पहले समझ लीजिए जो आपके पेज नंबर 2 के लास्ट पैराग्राफ पे है। पूरा पैराग्राफ में कवर करूंगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं उसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स। बेटा यू नो offsprings of humans are humans, offsprings of dogs are dogs, offsprings of pigeon is pigeon and so on. तो living organisms can produce individual like themselves due to genes. ठीक है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने खुद के जैसे इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर कर बना सकते हैं। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू जीन्स। ओके, नाउ जब बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, सम ऑफ द जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। नोट करिए बेटा, एट द टाइम ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, तो some of the genes are transmitted from parents to offspring as they were exactly same. Okay, some of the genes are transmitted to the next generation without any changes. बेटा जो जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर किए जाते हैं, तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो टोटली सेम ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे पेरेंट्स में है एग्जैक्टली वैसे ही वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट किए जाते हैं बेटा, टोटली सेम। इसका मतलब है सम ऑफ द जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस, बट हर जीन विदाउट एनी चेंज नहीं ट्रांसमिट किया जाता बेटा। ओनली सम जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस, और इसी के कारण as a result of which some characters of parents are transmitted to their offspring. Some of the characters of parents are transmitted exactly in a similar manner to their offspring. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को कुछ ऐसे जीन्स गए हैं जो टोटली सेम है पेरेंट्स में भी, और वही जीन्स किसको ट्रांसफर किए गए हैं, ऑफस्प्रिंग्स को, विदाउट एनी चेंज। इसीलिए some characters of the parents are transmitted to their offsprings। बेटा हमने क्या पढ़ा, living organisms can produce individuals like themselves and this is possible because of genes। Okay, now some of the genes of the parents are transmitted to their offsprings without any changes। Not all the genes, some of the genes are transmitted from parents to the offsprings without any change वाले को some of the genes होते हैं। ठीक, and as a result some of the characters of the parents are transmitted to their offsprings as it is। Okay, ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है बेटा, अब आगे के 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है, फोकस करके सीखना है। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, ध्यान से सीखिए। अब मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं बेटा, ये एक जीन है जो मैंने ये निकाला है स्ट्रक्चर, ये एक जीन है। अब जीन की अगर बात करें तो एवरी जीन हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड देयरफॉर हैज अ पर्टिकुलर कोड ऑन इट। एवरी जीन हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड देयरफॉर हैव अ पर्टिकुलर कोड। हर जीन का अपना एक कोड होता है और उसी कोड के मुताबिक उस पर न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड होते हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। उसी कोड के मुताबिक हर जीन पर न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड होते हैं इन अ डेफिनाइट या इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर कोड। ठीक, अब बेटा इस सीक्वेंस में अगर अचानक कोई चेंज हो जाए, इस प्रॉपर सीक्वेंस में हर जीन का एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और उसमें अगर अचानक कोई रिप्लेसमेंट हो जाए, अचानक कोई चेंज हो जाए, इधर का जीन, इधर का न्यूक्लियोटाइड उधर चले जाए, उधर का न्यूक्लियोटाइड इधर चले जाए, चेंज इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर हो जाए, तो इफ
sometimes sudden changes in the sequence of nucleotides take place which cause a minor change called as mutation or hereditary changes. तो hereditary changes क्या है बेटा? सी, एक आपका जीन है, हर जीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर जीन पर अपना एक कोड होता है और उस कोड के मुताबिक उस पर न्यूक्लियोटाइड्स की रचना की जाती है, न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज किए जाते हैं। बेटा ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी ट्रांसमिट करते वक्त अगर कोई पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अचानक से चेंज हो जाए तो चेंज होने के बाद उसको कहा जाता है म्यूटेशन। सी, sometimes sudden changes in the sequence of nucleotides take place and these changes in sequence of nucleotides cause a minor change called as mutations or hereditary changes. बेटा सी, जीन का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और उस पर न्यूक्लियोटाइड्स प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं अपने आप, लेकिन उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में अचानक जो चेंज आता है, सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लीड्स टू अ चेंज कॉल्ड एज म्यूटेशन विच इज नथिंग बट द हेरिडिटरी चेंजेस। बेटा कभी कभार समटाइम्स म्यूटेशंस में बी माइनर, कभी कभार ये चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्यादा मैटर नहीं करता है। बेटा जीन जो ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रांसफर होते वक्त उसके सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में अगर कोई चेंज होता है तो कभी कभार ये चेंज माइनर होता है, म्यूटेशन जो है वो माइनर होता है, खतरनाक या डेंजरस नहीं होता है, बट समटाइम्स दे आर मेजर दैट इज कंसिडरेबल। कभी कभार दीज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स causes mutations. Sometimes the mutations are minor, but sometimes they may be major and considerable. कभी कभार ये mutations खतरनाक भी हो सकते हैं. These may lead to the genetic disorders called as sickle cell anemia, etc. बहुत genetic disorders होते हैं. बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसलिए होते हैं कि जीन में या जीन के सेगमेंट में अगर कोई एबनॉर्मल या सडन चेंज हो जाए तो उसके कारण आगे चलकर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है. व्हाई? ऑल ऑफ ए सडन चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और सेगमेंट ऑफ जीएनए जीन होने के कारण. ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो. बेटा अगर जीन जैसे का वैसा ट्रांसफर हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें अगर अननोन ऑल ऑफ ए सडन कोई चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है? म्यूटेशन. म्यूटेशन का ही मतलब है हेरिडिटरी चेंजेस. म्यूटेशंस माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं. म्यूटेशंस अगर माइनर हो, किरकोळ जर असतील तर फार घाबरण्याची गरज नाही, बट इफ द म्यूटेशंस आर मेजर that is considerable, then they may lead to genetic disorders like sickle cell anemia. बेटा एनीमिया यानी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि आपके सेल्स जो सर्कुलर शेप के हैं, बेटा जेनेटिकली वो उनका नेचुरली उनका शेप कैसा है? सर्कुलर. ठीक, लेकिन क्योंकि जीन के सीक्वेंस में सडन चेंज हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, उससे उन सेल्स का शेप अचानक अपने आप सिकल के जैसा हो जाता है. और इसीलिए अचानक क्योंकि वो सेल्स का शेप चेंज होने लगा, कैसे होने लगा? सिकल के जैसा, तो उस डिसऑर्डर को नाम दिया गया सिकल सेल एनीमिया, विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस विच वेर मेजर और considerable. What is a mutation? Friends, sudden change in the sequence of nucleotides of a gene takes place and these leads to mutation which may be minor or major. ठीक, I hope आपको heredity and hereditary changes से related सारे points आपको समझ में आए होंगे. Friends, वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं, पसंद अगर आते हैं तो याद से लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ.
एंड तक वॉच करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक।